जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 3 पेपर कोड है 348 KI। इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करा दिया था। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने पांचवें के का यानी प्राथमिक एवं द्वितीय क्लासिका अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। इसको हमने सॉल्व करा दिया था यहाँ तक, यानी बहुविकल्पी से पांचवें के का तक हमने सॉल्व करा दिया था। प्रश्नों को आज प्यारे बच्चों हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में पांचवें का खा वाला प्रश्न देखेंगे। उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। इसके बाद पांचवें का गा वाला प्रश्न देखेंगे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी पहला दिया है टीकाकरण, दूसरा दिया है जैव उर्वरक। तो प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारे पास पांचवें का का वाला प्रश्न दिया है, खा वाला प्रश्न दिया है। उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों जो बायोगैस के बारे में पूछ रहा है, तो बायोगैस होता क्या है? तो बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें जैव अपशिष्ट पदार्थों जैसे गोबर, पौधों के अवशेष, रसोई के कचरा आदि का उपयोग करके बायोगैस बनाई जाती है। यह गैस मुख्यतः मीथेन यानी CH4 से बनी होती है। इसे खाना बनाने, बिजली उत्पादन तथा अन्य ऊर्जा कार्यों में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका जो चित्र है उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, इसमें एक टैंक होता है, फिर उसके अंदर एक टैंक होता है जिसे हम गैस होल्डर कहते हैं। और इसमें जो एक इधर गोबर जल यानी इसमें गोबर और जल को मिलाकर इसमें डाला जाता है। इसको इनलेट कहते हैं, यानी इनलेट टैंक कहते हैं। इधर आउटलेट टैंक होता है, इसमें स्लैश डाला जाता है। और प्यारे बच्चों इसे डाइजेस्टर टैंक भी कहते हैं। इसमें क्या आता है कि गोबर जल से मिला हुआ अपशिष्ट पदार्थ आता है डाइजेस्टर टैंक में, और यहाँ पर डाइजेस्ट होता है और यहाँ पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये गैस होल्डर में एकत्रित होती रहती है। और गैस होल्डर में एकत्रित होने के बाद ये गैस पाइपलाइन द्वारा रसोई घर में पहुँच जाती है। तो आप आसानी से प्यारे बच्चों इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों बायोगैस संयंत्र में गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है, जिसे इनलेट टैंक द्वारा पाचन कक्ष यानी डाइजेशन टैंक में भेजा जाता है। इस टैंक में एनारोबिक जीवाणु यानी अनारोबिक जीवाणु यानी जो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं की क्रिया से गैस उत्पन्न होती है। बनी हुई गैस गुंबद यानी गैस होल्डर में एकत्रित होती है और पाइप की सहायता से घरों में पहुंचाई जाती है। शेष पदार्थ पौष्टिक जैविक खाद के रूप में बाहर आते हैं। देखते हैं बायोगैस संयंत्र के निम्न भाग हैं। तो पहला भाग क्या था? इनलेट टैंक। तो इनलेट टैंक क्या होता है? इसी टैंक में गोबर को जल के साथ मिलाकर पाइप के द्वारा डाइजेस्टर में भेजा जाता है। दूसरा जो था डाइजेस्टर। तो डाइजेस्टर क्या होता है? यहाँ सूक्ष्म जीव स्लरी को विघटित कर बायोगैस तैयार करते हैं। यानी जो डाइजेस्टर टैंक होता है या डाइजेशन टैंक होता है, उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्लरी को विघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उससे बायोगैस का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा जो है हमारे पास गैस होल्डर। तो डाइजेस्टर में निर्मित गैस निकल कर यही जमा होती है। इसके ऊपर से पाइपलाइन के माध्यम से गैस चूल्हे के बर्नर तक ले जाई जाती है। चौथा है आउटलेट टैंक। तो बचा हुआ अवशेष जैविक खाद के रूप में बाहर आता है। यानी जो कुछ कचरा बचता है वो अवशेष के रूप में बाहर आता है, उसे हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों बायोगैस संयंत्र के लाभ। तो इसके लाभ क्या हैं?
यह सस्ती, स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा है, इससे वातावरण प्रदूषण कम होता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला दिया है टीकाकरण, दूसरा है जैव उर्वरक। तो प्यारे बच्चों इसको भी देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 5वें का गा दिया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। तो प्यारे बच्चों वैक्सीनेशन होता क्या है? टीकाकरण में रोगजनक को निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजननी कारकों को निष्क्रिय बना देती है। टीका स्मृति टी कोशिका व बी कोशिका भी बनाती है, जो परिवर्ती प्रभावन यानी दोबारा उसी रोग से प्रभावित होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और एंटीबॉडी की भारी मात्रा उत्पन्न करके हमलावर को नष्ट कर देती है। यानी टीका क्या करता है? तो टीका प्यारे बच्चों करता क्या है? टीका हमारे अंदर रोगजनक जो होते हैं उनको निष्क्रिय करके या दुर्बली करके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। और जब भी कोई हमलावर यानी एंटीजन हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसके प्रति क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाने लगती हैं, उसको एंटीबॉडी बनाकर नष्ट कर देते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा दिया था हमारे पास जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक क्या होता है? यानी बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों जैव उर्वरक ये सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी छोटे से छोटे यानी सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीजों पौधों की सतहों या मिट्टी पर लगाए जाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करके पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये प्यारे बच्चों करते क्या है कि ये मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं, और जिससे क्या होती है? फसल अच्छी उत्पादन बढ़ जाता है, फसल अच्छी होती है और भूमि की ताकत भी बढ़ जाती है। जैसे हमने लिया है राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या होता है कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है या जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के पौधों को उपयोगी बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि राइजोबियम दलहनी तथा तिलहनी पौधों में पाया जाता है। यानी उनकी जो दलहनी तथा तिलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, या जड़ों में जो गांठें होती हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये मुक्त नाइट्रोजन यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको अवशोषित कर देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 5वें का घ वाला, चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये 3 नंबर में है, इसको भी देखते हैं। तो हमने प्रश्न उतार लिया है 5वें का घ वाला, चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं प्यारे बच्चों चिकित्सा में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखा है हमने, चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे कि मानव इंसुलिन, टीके और विभिन्न उपचारों के लिए प्रोटीन का उत्पादन। यह तकनीक जीन थेरेपी के माध्यम से आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में भी मदद करती है, जिससे एक रोगग्रस्त जीन को सामान्य जीन में बदला जाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हमने हेडिंग करके लिखा है कि चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोग, यानी पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों पहले हम देखते हैं दवाओं का उत्पादन, ये इससे दवाएं भी बनाई जाती हैं या दवाओं का उत्पादन भी किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मानव इंसुलिन। तो मानव इंसुलिन क्या होता है? तो मधुमेह के इलाज के लिए बैक्टीरिया का उपयोग करके इंसुलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। यानी मधुमेह जो एक रोग होता है या बीमारी होती है, डिसीज होती है, उसके निवारण के लिए इंसुलिन बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है और इनका उत्पादन किया जाता है। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा है प्रोटीन थेरेपी।
तो प्रोटीन थेरेपी क्या है? हीमोफीलिया के इलाज के लिए रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों जैसे एट सी का उत्पादन किया जाता है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों टीके, यानी इससे टीके भी बनाए जाते हैं, जिसमें से हम देखेंगे सुरक्षित टीके। इस तकनीक से ऐसे टीके बनाए जाते हैं जो अत्यधिक शुद्ध, विशिष्ट होते हैं और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका एक उदाहरण है। आगे देखेंगे नंबर 3 पर हमने हेडिंग लिया है रोग का निदान, यानी इससे रोगों का निदान कैसे कर सकते हैं, जैसे जैव निदान। तो HIV जैसे वायरस, HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जैसे वायरस का तेजी से पता लगाने और निगरानी के लिए पुनर्योगज DNA आधारित वैधानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों हमारे पास छठे का वाला प्रश्न दिया है, उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। यानी सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को बताना है और उसमें अंतर बताना है। तो प्यारे बच्चों इसको भी हम देखते हैं। तो हमने प्रश्न उतार लिया छठे का वाला, उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमने 3 कॉलम बना लिए हैं, एक तरफ डाला है विशेषता, दूसरी तरफ सहज प्रतिरक्षा और तीसरी तरफ डाला है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषता में उपस्थित। तो उपस्थित में हमने देखा है सहज प्रतिरक्षा में यह जन्म से उपस्थित, यह जन्म से शरीर में मौजूद रहती है, यानी जन्म जब होता है तभी यह सहज प्रतिरक्षा उपस्थित होती है या मौजूद रहती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, यह व्यक्ति के जीवन काल में विकसित होती है, ये पहले से नहीं होती है, व्यक्ति के जीवन काल में क्या होती है, विकसित होती है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे को जन्म होने के बाद क्या होता है, उसका माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाया जाता है, जिससे कि कोलोस्टम जिसे कहते हैं, जिससे क्या होता है प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है बच्चे का मजबूत होता है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा का ही एक उदाहरण है। आगे देखते हैं विशिष्टता। तो विशिष्टता में क्या होता है कि सहज में क्या है, यह गैर विशिष्ट होती है, यह सभी प्रकार के रोगाणुओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया करती है। और इसमें देखेंगे उपार्जित में, तो यह विशिष्ट होती है, यह किसी विशेष रोगाणु के लिए लक्षित होती है। फिर देखेंगे प्रतिक्रिया की गति, तो यह तुरंत या बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है। इसमें देखेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है, यानी प्रारंभिक संपर्क में 4 से 7 दिन लग सकते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों तो घटक, तो घटक में क्या लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा में, तो शारीरिक अवरोध जैसे त्वचा, कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और सूजन। इसमें देखेंगे तो इसमें है टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं और एंटीबॉडीज। इसके बाद देखेंगे सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण, यानी उदाहरण भी पूछ रहा था तो हम पहले सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण देखेंगे। तो उसमें पहले हमने उदाहरण लिया है शारीरिक अवरोध। तो हमारी त्वचा हानिकारक रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, यानी जो हानिकारक रोगाणु होते हैं उनको त्वचा हमारी क्या कर देती है, अंदर जाने से रोक देती है। दूसरा देखेंगे कोशिकीय प्रतिक्रिया, शरीर में कट लगने पर सूजन और जलन होना, जहां श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं WBCS संक्रमण स्थल पर पहुंचकर रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। यानी जब हमारे शरीर में कट वट लग जाते हैं तो वहां पर सूजन या जलन होने लगती है, वहां पर WBC जो कोशिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं, वो पहुंच जाती हैं और उन रोगाणुओं का क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं, यानी उन्हें नष्ट कर देती हैं, खा जाती हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आगे हमने लिखा है उपार्जित प्रतिरक्षा के उदाहरण, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा के उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले हमने लिया है टीकाकरण। तो खसरा, पोलियो या चिक्स-पॉक्स जैसे रोगों के टीके लगवाने के बाद शरीर में उसी विशेष बीमारी के प्रति एंटीबॉडीज और स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, तो एंटीबॉडी का निर्माण, तो किसी विशेष बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आने पर बी और टी कोशिकाओं
द्वारा विशिष्ट एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा, जिससे आप यहाँ से आसानी से पढ़ें और पेपर में अच्छे मार्क्स लाएं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।